राजेश्वरी के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम अनिल था और अनिल के लिए शादी करने की सारी तैयारी कर लेते हैं और फिर लड़की को देखना शुरू करते हैं। सृजना नाम की एक लड़की का रिश्ता उसको मिल जाता है। कहने के लिए तस्वीर में तो सृजना बहुत ही खूबसूरत लग रही। इतना सोचकर एक दिन उनके घर वो लोग पहुंचते हैं। तस्वीर में सृजना जितनी अच्छी लग रही थी, बाहर भी वो उतनी ही सुंदर थी, लेकिन उसका कद बहुत ही छोटा था। इससे पहले सृजना को और बहुत से रिश्ते आए हुए थे, लेकिन सारे लोग बस लड़की बहुत ही छोटी है ये सोचकर कोई उससे शादी नहीं करता था। सुनील और उसका परिवार भी सृजना को देखते हैं और सभी लोग देखने के बाद सुनील से पूछते हैं कि ये लड़की तुझे पसंद आई कि नहीं। ये बात सुनते ही सुनील कहता है कि जैसा मेरी माँ कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। अगर माँ को पसंद आ गई तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनते ही वहाँ मौजूद सारे के सारे लोग सुनील का माँ का चेहरा देखने लगते हैं। सुनील की ये बात सुनकर सृजना भी बहुत ज्यादा हैरान होती है और उसकी तरफ ऐसे ही देखती रह जाती है, क्योंकि आजकल के जमाने में लड़का अपनी पसंद के बजाय अपने माता पिता की पसंद के बारे में बोल रहा है। ये सोचकर सृजना सोचने लगती है कि आज के दौर में इतनी अच्छी सोच का लड़का अगर मेरा पति बनेगा तो सच में ही बहुत अच्छा रहेगा। मन ही मन पहली बार उसके मन ये ख्याल आता है कि काश ये लड़की से उसकी शादी हो जाए। राजेश्वरी कहती है अगर लड़का लड़की की कुंडलियां मिल जाएंगी तो मैं शादी कर दूंगी। इतनी बात कहने के बाद सारे लोग बहुत खुश होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसी महीने में एक अच्छा मुहूर्त था। उसी मुहूर्त पर राजेश्वरी अपने बड़े बेटे की शादी सृजना के साथ करवा देती है। अब सृजना भी बहुत खुश हो जाती है और अपने सास के घर पहुँच जाती है। शादी के बाद अनिल और सृजना एक दूसरे के साथ बहुत खुश होकर जिया करते थे। नई बहू के घर में कदम रखने के बाद उनका घर का हाल और उनका काम भी बहुत ही जोरों शोरों से चलने लगा, जिससे उसकी सास और ससुर भी सृजना से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अनिल का एक छोटा भाई था जिसका नाम सुनील था। वो भी एक लड़की से प्यार करता है और फिर घर वालों से ये बात कहता है कि चाहे आप लोगों को वो लड़की पसंद आए या ना आए, मैं तो उसी लड़की से शादी करूंगा। ये सारी बात सुनकर परिवार वाले घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं उनकी घर की मर्यादा को कोई ठेस न पहुंचे, इसीलिए वही लड़की से यानी कि नैना से सुनील की शादी करवा देते हैं। तब तक बड़े ही सुख शांति से रहने वाला उनका घर नैना के घर में आते ही पूरा घर का माहौल ही बदल जाता है। बेटी सृजना, देख जरा ना, रसोई घर में अचार रखा हुआ है, उस बड़े से डिब्बे को जरा उठाकर यहाँ ला। अरे भाभी, ये छोटे से स्टूल से आपका काम कहाँ होगा? अगर आप कहे तो क्या बड़ी सी सीढ़ी लाकर लगा दूं? अरे छोटी बहू, ऐसे क्यों बोल रही है बेटा? अगर वो सुन लेगी तो उसे बुरा लगेगा ना। अरे सासू माँ, अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? जो है बस वही तो बोल रही हूँ ना। अब इतनी सी बात के लिए मेरी क्लास क्यों ले रही है? वैसे भी बड़े ही चाहत से आपने अपनी इस छोटी सी कद वाली बहू को ढूंढा था और पता नहीं ये मैडम जी आप पर क्या जादू कर दिया है जो कि आप इनको इतना पसंद करती हैं। लेकिन मैं तो आपकी मर्जी के बिना आई हूं ना, इसीलिए मैं आपको पसंद नहीं आती। अरे अब क्या कह दिया? हर छोटी बात पे इतना बड़ा भाषण देती रहती हो। देख बेटा, हर छोटी बात पे ऐसे ना पतंगड़ बनाना अच्छी बात नहीं होती। देखा आपने, सासू माँ को ना मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हमेशा मुझसे कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। हमेशा जब भी मैं कुछ कहूंगी तो इनको मेरी बात का हर मतलब गलत ही लगता है। लेकिन ये मैडम जी, ये चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, सपोर्ट तो हमेशा उन्हीं का किया जाता है इस घर में। देखो माँ, जो तुम कर रही हो ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं भी ना 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि हमेशा तुम तो भाभी का ही सपोर्ट लिए जा रही हो। अरे मेरी पत्नी जो भी कहती है उसका तो गलत ही मतलब निकालती हो माँ। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम दोनों ये घर छोड़कर चले जाएंगे माँ। इस तरह अपने पति के सामने रोती हुई सास और उसकी जेठानी की तरफ देखकर मन ही मन हंसने लगी, जैसे कि उसने कोई तीर मार दिया हो।
हर बार उनका घर का कुछ ऐसा ही मामला चलता रहा। नैना सोचती रहती थी कि हर काम उसके हिसाब के मुताबिक ही हो। घर में कोई भी उसको कुछ न कहे, लेकिन ये तो घर में सारे लोगों को जो कुछ भी उसके मन में आए वो कहना चाहती थी। लेकिन किसी और की बात वो सुनना बिल्कुल नहीं पसंद करती थी। जब भी कोई छोटी से छोटी बात हो जाती तो उसको बहुत बड़ा बनाकर दिखाया करती थी। अगर कोई सवाल करे तो फिर बहुत ही बड़ा पतंगड़ बना दिया करती थी। और उसके साथ साथ सुनील भी तो हर बात में अपनी पत्नी का ही साथ दिया करता था। जो उसकी पत्नी सच कहती थी वो लड़का भी उसी को सच माना करता था, और जैसे वो नाचने के लिए कहती वैसे ही नाचा भी करता था। पूरी तरह से उसकी पत्नी के जाल में वो फंस चुका था। और इधर सास, ससुर, बाकी परिवार वाले भी सृजना की मासूमियत और उसके अच्छे मन को देखकर हमेशा उसका साथ दिया करते थे। सारे लोग उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। लेकिन ये देखकर भी नैना से बर्दाश्त नहीं होता था। मन ही मन सृजना से बहुत ज्यादा जला करती थी। जो प्यार और जो सम्मान उसको मिल रहा है, सोच रही थी कि जैसे तैसे करके मैं इन सारी चीजों को उससे छीन लूंगी। ये सोचकर अब वो बड़े बड़े प्लान बनाने लगी और तब से लेकर सासू माँ के पैर दबाती थी और ससुर के लिए जो उनको पसंद होता था वो सारे पकवान बनाकर खिलाया करती थी। धीरे धीरे उनके बहुत ही पास हो जाती है और उनके बहुत ही करीब रहने लगती है, जिससे उसके सास और ससुर भी उसको बड़ा ही अच्छा मानने लगे और उससे भी बहुत ज्यादा प्यार करने लगे। ये देखकर सृजना कहने के लिए बहुत दुखी तो होती थी, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी। अपना काम चुपचाप किया करती थी। एक दिन की बात है कि राजेश्वरी के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और उस वक्त घर में कोई दवाई भी नहीं थी, जिससे उनके गली के बाहर ही एक दवाई की दुकान होती थी, जहां जाकर सृजना अपनी सास के लिए दवाई खरीदना चाहती थी। और ये सोचकर वो घर से बाहर भी निकलती है, लेकिन नैना आकर उसको रोक लेती है और कहती है कि सासू माँ ने मुझे जाकर दवाई लाने के लिए कहा है, और ये भी कहा कि अगर सृजना दवाई लाने जाएगी तो अपने छोटे छोटे पाँव से वो जल्दी चल नहीं पाएगी और मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए दवाई मैं लाऊंगी, तुम अंदर चले जाओ। ये बात सुनकर बेचारी सृजना की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं और फिर कुछ नहीं कहती, अपने कमरे में खामोशी के साथ चली जाती है। मेरे सास, ससुर जी और मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते थे। मैं तो सोचती थी कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया है और मैं अपने आप को बड़ी खुशनसीब मानती थी। लेकिन अब मम्मी जी और पापा जी को मेरे अंदर जो नुक्स है बस वही दिख रहा है। और रही बात नैना की, वो तो मुझे कम से कम एक इंसान की तरह भी नहीं देखती। अब मैं क्या करूं? पता नहीं, ऐसे ही अगर चलता रहेगा तो कल को मेरे पति भी मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और उनका ऐसा बर्ताव शायद मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। ऐसे परिस्थिति के आने से पहले ही मुझे यहाँ से कहीं चला जाना पड़ेगा, और हाँ, यही ठीक रहेगा। इतनी बात सोचकर सृजना घर से जाने के लिए ठान लेती है। उसका पति घर के आने से पहले ही वो घर से निकल जाएगी। ये सोचकर वो घर से चुपचाप निकल भी जाती है और सोचती है कि अगर माता पिता के पास जाऊंगी तो खामखा में वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इतना सोचकर वो अपने मायके भी नहीं जाती, बस ऐसे ही चलती रहती है। तभी उसको रास्ते में एक बूढ़ी नजर आती है और वो बूढ़ी उससे भीख मांगती रहती है। तब सृजना को याद आता है कि उसके पास तो 1 रुपया भी नहीं है। फिर घबराती हुई उस बुढ़िया से कहने लगती है, अरे मौसी जी, मैं तो पैसे लेकर आना ही भूल गई। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा बेटी, रहने दे, बहुत भूख लगी है बेटी। एक निवाला खाए पूरे 3 दिन हो गए, लेकिन तेरे भी पास कुछ नहीं है ना। रहने दे बेटी, तू जा यहाँ से। नहीं नहीं मौसी जी, आप एक काम कीजिए, आप यहीं रुक जाइए, मैं अभी आती हूँ। इतनी बात कहकर जल्दी जल्दी सृजना उस अमरूद के पेड़ के पास जाती है और फिर उस अमरूद के पेड़ से
2 अमरूद को तोड़ कर लाकर उस बुढ़िया को दे देती है। अरे बेटी, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? मैं इतनी बूढ़ी हूँ, मेरे मुंह में तो दांत भी नहीं है बेटी। इन अमरूद को मैं चबाकर खा नहीं सकती। अच्छा, ऐसी बात है तो एक काम कीजिए मौसी जी, मैंने यहाँ ना थोड़ी दूर पे एक होटल देखा था, वहाँ जाकर मैं आपके लिए कुछ खाना मांग कर लाती हूँ। इतनी बात कहकर सृजना उस बुढ़िया के लिए खाना मांगने के लिए चली जाती है। बिल्कुल ही शर्माती नहीं है, क्योंकि वहाँ बुढ़िया की भूख का मामला था। किसी और से मांग कर ही सही, मैं बुढ़िया को लाकर खाना दूंगी, इतना सोचकर एक होटल के पास चली जाती है और उनसे मिन्नतें करने लगती है कि उसको कुछ खाना दे दे। वो लोग बहुत देर तक उसको वहीं खड़ा करते हैं और फिर बहुत समय के बाद उसको थोड़ा सा खाना दे देते हैं। उस खाने को लेकर दोबारा सृजना उस बूढ़ी के पास पहुंचती है और उसके हाथ में वो खाने को दे देती है। बुढ़िया बहुत ज्यादा कमजोर थी, जिससे उसके हाथ और पैर कांप रहे थे। अपने कपकपाते हुए आंखों से ही वो बुढ़िया उस खाने के पोटली को खोलने लगी, लेकिन बेचारी के हाथ से वो नीचे गिर जाता है। अरे रे, ये क्या हो गया? सारा खाना मिट्टी में मिल गया। माफ कीजिए मौसी जी, मैं भी ना बिल्कुल बुद्धू हूँ, मेरी मत मारी गई है। आप इतने बीमार हैं और खाना मैंने आपके हाथ में दे दिया। आप रुक जाइए, मैं आपके लिए दोबारा से खाना लाऊंगी। अरे ना ना बेटी, रुक जा। अब मेरे लिए तू इतनी तकलीफ क्यों उठा रही है बेटी? बेकार ही में एक बूढ़ी औरत के लिए इतना श्रम मत कर। इसके बदले में भी तो मैं तुझे कुछ न दे पाऊंगी बेटी। अरे, आप मेरे लिए क्या करेंगी मौसी जी? आपको मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इतनी ज्यादा उम्र की है, पता नहीं आपने अपनी जिंदगी में कितने लोगों की सहायता की होगी, कितनी जिंदगियां आपने देखी होंगी। बस यही बहुत है ना, आपको मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा सोचिए मत, बस मैं अभी आती हूँ, रुकिए। इतनी बात कहकर दोबारा से सृजना फिर से उसी होटल के पास जाकर खड़ी हो जाती है, दोबारा से खाना मांगने लगती है। लेकिन वो लोग उसको ठीक 1 घंटे तक बाहर ऐसे ही खड़ा कर देते हैं, क्योंकि मुफ्त में खाना देने की बात जो थी। बहुत समय के बाद उसको थोड़ा सा खाना फिर से मिल जाता है, जिसको लेकर वो आती है और इस बार बुढ़िया को बिठाती है, फिर खुद अपने हाथों से उस बुढ़िया को खाना खिलाती है। मौसी, क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? एक काम कीजिए, आप ना मेरे साथ आ जाइए। अगर ऐसे सड़कों के किनारे आप रहेंगी तो आपको ठीक से खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनिए। अच्छा सृजना, मैंने जो इम्तिहान तुम्हारा लिया है उसमें तुम कामयाब हो गई हो। आज तक मैंने बहुत लोगों की परीक्षाएं ली थी, लेकिन एक बार से ज्यादा कोई उसमें जीता नहीं था। मैंने तुम्हारी परीक्षा पूरे 3 बार ली और तुम तीनों बार ही जीत निकली हो। यहीं पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था। कुछ लोग मेरे पास आते थे तो कुछ लोग मेरी तरफ भी नहीं देखते थे, और कुछ लोग आकर जैसे तुमने किया वैसे ही उस पेड़ से अमरूद लाकर दिया करते थे। अगर मैं नहीं खाती तो मेरी तरफ ऐसे ही घूर कर देखते और फिर चले जाया करते थे। लेकिन तुमने तो बस यही चाहा कि मेरा पेट भर जाए। जब मैंने कहा कि अमरूद मैं नहीं खाऊंगी तो तुम मेरे लिए खाना लाने के लिए चली गई, और वहां इतना समय तुम्हारा बर्बाद हुआ। फिर भी तुम्हारे खाना लाने के बाद भी वो सारा खाना मैंने जानबूझकर गिरा दिया था, और तब सोचा कि अब तो तुम जरूर यहाँ से चली जाओगी, अपना वक्त मेरे लिए ऐसे बर्बाद नहीं करोगी। लेकिन तुमने मुझे ही गलत साबित कर दिया। तुम दोबारा से गई, और बहुत ही सहन शक्ति है तुम्हारे अंदर। इतना कुछ सहने के बाद भी, इतना समय होने के बाद भी मेरे लिए खाना लाई, और फिर मुझे तुमने अपने हाथों से खाना खिलाया।
तब जाकर मुझे पता चला कि तुम कितनी अच्छी हो और तुम्हारा मन कितना साफ है। और एक बात बताऊं सृजना, मैं जानती हूँ कि तुम अपने घर से कौन सी समस्या को लेकर बाहर आई हो। अब तुम जाओ, तुम्हारे घर के आगे तुम्हें एक तोहफा मिलेगा और फिर उसका फायदा भरपूर तरीके से उठाना। अभी मैं चलती हूँ। उस देवता की बातें सुनकर सृजना तो बहुत ज्यादा परेशान थी और मन ही मन बहुत ज्यादा खुश भी थी। वो खुश हो ही रही थी कि वहां से वो देवता गायब हो जाती हैं। फिर सृजना अपने घर पहुंचती है। घर के सामने देखती है कि एक बहुत ही चमकता हुआ डिब्बा उसको नजर आता है। उसको खोलकर देखती है तो उसमें तो बहुत ही खूबसूरत से और चमकदार हील्स पड़े हुए थे और उन चप्पल को निकालकर अपने पैरों में पहन लेती है। तभी ठीक नैना घर से बाहर निकलती है और सृजना को देखकर कहती है कि आखिर तुम चली कहाँ गई? तुम्हारे लिए तो बेचारे तुम्हारे पति बहुत ज्यादा परेशान हैं और ढूंढ रहे हैं। पुलिस स्टेशन को उन्होंने फोन भी लगाया और कहा कि मेरी एक बीवी है जो कि कद में बहुत ही छोटी सी है, लेकिन उसके लंबे बाल है, अब वो गुम हो गई है, उसको ढूंढना है। इस तरह तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। इतनी बात कहकर वो मन ही मन बहुत ज्यादा हंसने लगी और फिर तभी सृजना जाकर उसके पास में खड़ी हो जाती है। नैना देखती है कि सृजना तो उससे भी ज्यादा लंबी हो गई है। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम बहुत लंबी हो। इतनी बात कहकर वो अपनी लंबी सी चोटी को हिलाती हुई अंदर चली जाती है। अब नैना सोच में पड़ जाती है कि अचानक ये इतनी लंबी कैसी हो गई। कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि नैना को वो जादुई हील्स बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे। यही सोच सोचकर पागल हो रही थी कि सृजना अचानक ही इतनी लंबी कैसी हो गई। सृजना इधर बहुत ही खुश होकर अपने सारे काम निपटाने लगी। पूरा घर भागती दौड़ती हुई अपना सारा काम संभालने लगी। उसके सास ससुर और उसके पति को तो वो हमेशा की तरह बिल्कुल मामूली ही लग रही थी, जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन नैना को तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था। अब मन ही मन सोचने लगी कि आखिर चल क्या रहा है, ये तो मैं जान कर रहूंगी। एक दिन की बात है कि जब रात हो गई थी, सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे। तब नैना सृजना के कमरे में चोरी चुपके से देखने लगी। तभी सृजना अपने पैरों से वो जादुई हील्स को उतार रही थी और फिर एक प्यारे से डिब्बे में उसको रख रही थी, जो कि बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहे थे। ये देखकर नैना की तो होश खराब हो जाती है। सोचती है कि जब सारे लोग सो जाएंगे मैं इनको चुरा लूंगी। ऐसे ही वो कर भी देती है। जब सारे लोग सो गए थे, उन जादुई हील्स को चुरा लेती है और फिर अपने कमरे में ले जाकर उनको पहनकर देखती है। जैसे ही वो जादुई हील्स नैना अपने पैरों में पहनती है, वो बिल्कुल ही छोटी यानी कि पूरी तरह से लिलीपुट की तरह बन जाती है। बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो गया। उसकी ऐसी भयानक आवाजों को सुनकर सारे के सारे लोग हॉल के अंदर आ जाते हैं। लिलीपुट की तरह बदली हुई नैना, तभी रोती हुई नैना सारी की सारी बात बता देती है और ये बात सुनकर सृजना भी किस तरह उसको देवता मिली थी और वो देवता उसको किस तरह ये उपहार में जादुई हील्स दिए थे, सारी की सारी बात उन लोगों को बता देती है। तब नैना का पति सारे लोगों के सामने ही नैना पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि अपनी पत्नी की गलत सलत बातों को सुनकर अपने भैया और भाभी को भी उसने अपने से दूर रखा था। नैना को भी इस तरह पति का नाराज होना देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ था। नैना की परेशान हाल को देखकर सृजना उससे कहती है कि तुम जैसे ही वो चप्पल को अपने पैरों से उतार दोगी, तब तुम फिर से दोबारा ठीक हो जाओगी। ये बात सुनते ही नैना उन जादुई हील्स को अपने पैरों से उतार देती है और फिर वो मामूली पहले की तरह बन जाती है। लेकिन परिवार वाले नैना का ये पागल सा रूप और उसका बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर बहुत ज्यादा हंसने लगे।